इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। पहली परसेप्शन इसकी यही है जी कि ये एक मुश्किल कोर्स है, ठीक है। तो एल्गोरिदम का नाम ही सुन के कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो है ना वो परेशान हो जाता है कि एल्गोरिदम जो है वो एक मुश्किल सब्जेक्ट होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन टू जो जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है, इसके नाम से जाहिर क्या है कि हमने एल्गोरिदम का तजज़िया करना है। मुश्किल उस वक्त पैदा होती है जब हमने एल्गोरिदम बनाना हो। एक प्रॉब्लम दी हुई है और कहा जाता है जी इसको सॉल्व करने के लिए आप मेथड बनाएं। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? एल्गोरिदम को अगर हम डिफाइन करें जैसा कि यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है, द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द मुस्लिम ऑथर अल मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। अगर आपने आईसीएस किया है तो चैप्टर नंबर 1 की पहली लाइन ये थी। एक मुस्लिम साइंसदान था जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी के नाम से ही ये डिराइव्ड है लफ्ज़। ख्वारिज़म उसके शहर का नाम था और ख्वारिज़मी वो इस हवाले से कहलाता था, और इसी अल ख्वारिज़मी के लफ्ज़ से ही जो है ना लफ्ज़ एल्गोरिदम बनाया गया। एल्गोरिदम बेसिकली है क्या? प्लीज़, स्टेप सेट ऑफ सीक्वेंस्ड स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सीक्वेंस्ड सेट ऑफ स्टेप्स है ना, आप अब इसकी समझ आना बिल्कुल आसान है। आपको एक सवाल दिया जाता है फैक्टराइजेशन का, और आपको कहा जाता है कि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं? आप पहले उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करोगे। अगर वो जीरो नहीं होगा तो आगे जाओगे, होगा तो रुक जाओगे। ऐसे ही है ना। अब ये स्टेप्स हैं जिनके दरमियान सीक्वेंस भी है, और जब तक ये सारे स्टेप्स नहीं होंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अब इन स्टेप्स को आप लिख दें 1 2 3 4 5, तो इस रिटन सेट ऑफ सीक्वेंस्ड स्टेप्स, एक बात बस ध्यान में रखनी होती है, इट्स नॉट ओनली द सेट ऑफ स्टेप्स, बल्कि इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है। आप पहले को दूसरे के बाद नहीं कर सकते। जब आपकी तरतीब, जो तरतीब आपको गिवन है, उसी तरतीब के मुताबिक जब आप उन तमाम स्टेप्स को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो फिर आपके सामने ये आएगा। बेसिकली अल ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन ही था, इसीलिए मैंने मैथ की। उसका काम कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था। उसने जो काम किया था वो काम उसका ये था। इसकी बुक है, मतलब जिसका नाम था किताबुल मुख्तसर फी हिसाबुल जबरुल मुकाबला ठीक है ना, ये इसकी किताब का नाम है। कंपेंडिशियल बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग, ये इसका नाम। बेसिकली ये पता क्या करता था, ये मैथ के जो इसकी लॉजिक थी ना वो ये थी, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम can be solved by dividing it into simpler problems and then solving these simpler problems one by one in a given sequence. Divide and conquer strategy जो है। हाँ जी, समझ आई। आपने मुझे ये बताना है कि मुश्किल है कि नहीं है, ठीक है ना। आपने तो पहले डरना नहीं है, आपने इसी से आपको अंदाजा हो जाना है, ठीक है। पहले एल्गोरिदम को समझते हैं कि ख्वारिज़मी ये कहता था कि मुश्किल प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल है। कोशिश करो यार, उसे डिवाइड करो। डिवाइड इतना डिवाइड करो कि वो एटॉमिक लेवल स्टेप्स में डिवाइड हो जाए। इधर देखें, बुक को छोड़ दें, आप समझें इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। एटॉमिक लेवल क्या है कि अब फर्दर डिवाइड ना हो, इस लेवल तक उनको डिवाइड कर लो एंड देन इन सीक्वेंस उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। हर सॉल्यूशन विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स द फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह जब आप सॉल्व करते चले जाओगे तो डे एंड के ऊपर आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दिस मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इन्वेंटेड बाय अल ख्वारिज़मी एंड दिस इज नोन एज एल्गोरिथम। अब हमारा काम क्या है, इनफॉर्मली अगर हम इसको डिफाइन करें जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल जमा तफरीक ज़रब तकसीम को प्रोसीजर्स दैट टेक्स सम वैल्यू, जिसमें कोई वैल्यू दी जाएगी, आर सेट ऑफ वैल्यू या वैल्यूज का एक मजमुआ दिया जाएगा एज इनपुट, वो इनपुट के तौर पे, एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू, उसे सॉल्व किया जाएगा तो कोई एक जवाब आएगा, आर सेट ऑफ वैल्यूज एज एन आउटपुट, या एक आउटपुट, एक से ज़्यादा वैल्यूज होगी। So an algorithm is thus a sequence of computational steps that transforms input into output.
पहले पेज पे हैं जी, 1.2 के ऊपर, आगे न जाएंगे, डर लगेगा पेजेस को देख के। ठीक, बिल्कुल नहीं परेशान होना, है ही नहीं कोई जीव ये। जिन्होंने ये पढ़ाया है ना वो बहुत दी बेस्ट टीचर है। आपने तो नहीं वो लेक्चर सुने, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सुहेल अफजल साहब के सारे लेक्चर सुने, अल्लाह जन्नत में जगह दे, फौत हो गए। बेस्ट टीचर थे ये, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थे। खैर जी, तो अब समझ आ गई। इनफॉर्मली हम इसे क्या कहेंगे कि बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। आप इनपुट देते हैं, वो स्टेप्स उस इनपुट में से गुजारे जाते हैं और उसके बाद वो आउटपुट होता है। आपसे कोई कहे जी कि ये आपके पास वैल्यूज हैं, एक कॉलम दिया जाता है, मैट्रिक्स आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका इन्वर्स फाइंड कर लो, ठीक है। तो अब वो मैट्रिसेस के आप देखें सर्टेन सीक्वेंस है ना, पहले हम उसका वो फाइंड करते हैं, मेरा ख्याल डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट देखते हैं, अगर इक्वल टू जीरो हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, अगर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो हो ना, तो फिर हम उसका एडजॉइंट लेते हैं, तरीक़ाकार है या नहीं है ना। डिटर्मिनेंट्स और मैथ को थोड़ा सा ज़हन में रख, बस ये बात ज़हन में रखनी है, इसको डिस्कस करना है ना जितनी जितनी दफ़ा भी हमें एग्जांपल मैथ में से देनी पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम का रूट ही मैथ है। हमने एल्गोरिदम का तज्जिया क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज, वी आर गोइंग टू calculate the running time of an algorithm, we are going to calculate the efficiency of an algorithm कि एक algorithm efficient है भी कि नहीं है। तो वो कैसे होगा जब हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। एल्गोरिदम्स का प्रोग्रामिंग के साथ क्या ताल्लुक है? A good understanding of algorithm is essential for a good understanding of programming। देखो लफ्ज ने पहली बात ही आसान कर दी, ये वो बात है जो हम लोग मुश्किल दे, कहता है कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की आपको समझ होनी चाहिए, वो बना कैसे है, वो बनाया किसने है, ये ना भी आपको पता हो तो कोई रौला नहीं है, समझ होनी चाहिए, ठीक है। मसलन हम सर्च करते हैं किसी चीज़ को, अब आपने सर्चिंग पढ़ी हुई है, ठीक है, आपने एरे 10 एरे, अगर उसमें से किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है तो क्या आपने नहीं पढ़ी सर्चिंग? देखें जी मेरी तरफ, क्या एल्गोरिदम बनता है उसका कि हम जिसको सर्च करना चाहते हैं उसको उठाएंगे, सारी एरे को घुमाएंगे और एक एक के साथ कंपेयर करते जाएंगे, जहां मैच होगा वहां रुक जाएंगे, कहेंगे जी मिल गया जी मिल गया मिल गया, दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है। ये सर्चिंग है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार सर्च करता क्या, कोड आप लिख लें, सर्च वो कर रहा हो लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो इसकी कि ये करता कैसे है, बस सिर्फ आपको उसकी वर्किंग का सही पता होना चाहिए। तो समझ आ रही है ना, आपको गाड़ी ठीक करानी आनी चाहिए, ठीक करनी ना भी आए तो खैर है, ये बात समझ लो। जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन ही नहीं कर सकोगे, सोल्यूशन बनाने वाला क्या करेगा वहां। तो बस हमने जो एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग, हमने कोई नया एल्गोरिदम नहीं बनाना, इतने बड़े साइंसदान हम नहीं है, ना ही ऐसे बनता है, समझ आ रही है। एल्गोरिदम्स के पीछे पूरी पूरी जिंदगी होती है बंदों की, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए एल्गोरिदम को डिफाइन करने के लिए। हमने तो सिर्फ ये सीखना है कि एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि भाई अगर तुम, अब देखो ना मैंने कितना सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम बताया कि हम एक आइटम उठाएंगे उसको मैच करेंगे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब 10 आइटम तक तो ठीक है, 100 तक भी ठीक है, अगर आज के डाटे की बात करें जो कि बिग डाटा है, अगर 1 करोड़ रिकॉर्ड में से फाइंड आउट करना हो तो क्या ये एक अच्छी टेक्निक है? 1 करोड़ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, क्यों जी? और 1 करोड़ कंपैरिजन कंप्यूटर के लिए ये ना समझो कि वो मशीन है तो धड़ाधड़ जल्दी में कर देता है, 1 करोड़ जब उसने भी करने हैं लग उसको भी पता जाना है। आज भी ऐसे ऐसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दुनिया में मौजूद हैं, सुन लो, आज भी ऐसे प्रॉब्लम्स दुनिया में मौजूद हैं जिसको सुपर कंप्यूटर भी करे ना तो उसको सॉल्व करने में हो सकता है उसे साल लगे, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एनपी प्रॉब्लम्स, एंड ये इसके आखिर पे जाके हमें वो क्लास मिलेगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स। यानी हम तो समझते हैं ना कंप्यूटर इतना एफिशिएंट डिवाइस है कि ये फलां कर सकता है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्रॉब्लम भी आज
मैथ के इतने बड़े बड़े जिन पड़े हुए, डीएनए टेस्ट जो है यार, आज भी आप जाओ किसी जगह तो क्या कहते हैं वो कि भाई 8 घंटे से पहले नहीं हो सकता ये डीएनए प्रोफाइलिंग जो करते हैं ये मुजरमों की, इसको एक बंदे की प्रोफाइलिंग करने के लिए जो मिनिमम वक्त है ना वो 6 घंटे है। ये तो ये जो ठीक है, तो इसका मतलब है टाइम अभी भी है, बेशक सुपर कंप्यूटर आ गया लेकिन जो टाइम का फैक्टर है। और हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर बेस करता है जी, याद रखिएगा। मैं कंक्लूड कर दूं अपनी बात को कि उसका टाइम कैलकुलेट करना और उसके लिए स्पेस कितनी चाहिए ये कैलकुलेट करना, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। स्पेस स्पेस किस लिहाज से, 1 करोड़ डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपने जाहिर है प्रोसेस करना है, जब प्रोसेस करना है तो उसने कहाँ आना है, रैम में। पहले तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसने लोड होना है, लोड होके प्रोसेसिंग नहीं होनी उसकी, तो कितनी स्पेस उसे एट ए टाइम चाहिए, ठीक है ना। क्या ऐसा नहीं होता कि आप सीपीयू चला रहे होते हैं, कभी कभी आप रैम क्यों बढ़वाते हैं अपने सिस्टम की, जब आप हैवी एप्लीकेशन को लोड करते हैं तो वो स्लो नहीं कर देती है आपके सिस्टम, और क्या मशवरा दिया जाता है कि यार इसकी रैम बढ़ाओ। अब पबजी खेलने के लिए अच्छी खासी रैम वाला मोबाइल चाहिए, व्हाट इज दैट, दैट इज स्पेस रिक्वायरमेंट। तो एक एल्गोरिदम को रन होने के लिए, एक कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सिस्टम से 3 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। सीपीयू चाहिए, ठीक हो गया, जो टाइम कैलकुलेट करेगा, और उसकी स्पेस चाहिए और इनपुट आउटपुट चाहिए। इसमें मेजर हमारे पास स्पेस है। अक्सर आप देखते हैं विंडोज अगर आपने करनी है 10 तो लिखा होता है भाई रिकमेंडेड ये है कि 4 GB या 6 GB या 8 GB हो तो फिर इसकी परफॉर्मेंस। तो ये तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्या है, एक बंदे ने एक एल्गोरिदम लिख दिया। अब एल्गोरिदम का मतलब ये नहीं है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कंप्यूटर में जब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की, तो वहां पर एक चीज मैटर करती है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट सॉल्यूशन ऑफ एन प्रॉब्लम। सर्चिंग तो ये भी करता है जो मैंने बताया, सबसे सिंपल है ये, फिर क्या जरूरत है, कितने 100 से ज्यादा सर्चिंग एल्गोरिदम है, बाइनरी सर्च, बबल सर्च, क्विक, कितनी है ना। अब वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि यार इस तरह की सर्च के लिए तो ये ठीक है, इसे हम जो है ना वो ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स क्या होता है, सारा मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ यार ना मेरे मोबाइल का जो है ना वो पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी भी बंदे का, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं किसी भी बंदे का पिन कोड जो है ना मोबाइल का, इसका क्या उसे कहते हैं, एटीएम कार्ड नहीं है, मैं उसका पिन कोड जो है ना वो हैक कर सकता हूँ, ये मैं कहता हूँ। अब आप पूछें जी कैसे हैक कर सकते, पूछो कैसे हैक भी, उसका की जो पिन कोड है ना वो 1000 से लेकर 9999 के दरमियान ही है ना क्यों जी, मैं 1000 से शुरू हो जाऊंगा 999 तक जाऊंगा, कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा आना है जो 4 कैरेक्टर का जो है, ऐसी है ये। दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स। और हैकर यही करते हैं कि वो एक एल्गोरिदम बनाते हैं कि बस तूने 1000 उस तो बाद इन्हों ट्राई करी, अगर ये ना लगे तो 1001 कर लेना, फिर एक इस तरह वो कंप्यूटर से ट्राई करते रहते हैं और लगा के एल्गोरिदम सिस्टम को लगा के आप किसी और काम लग जाते हैं, आखिर एक टाइम आता है दैट वो मैच हो जाता है, मैच होता है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स, कि जिसमें हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं। कहते हैं ना जी पासवर्ड तोड़ने वाला प्रोग्राम, असल में उसके पीछे, अच्छा इसी तरह और भी टेक्निक्स हैं, जिस तरह ब्रूट फोर्स है इसी तरह कुछ सिलेक्टिव टेक्निक्स भी। अब ये सारे क्या हैं, अब ब्रूट फोर्स भी एक एल्गोरिदम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्राई या ट्रायल एंड हिट एंड ट्राई मेथड के साथ। लेकिन जाहिर है ये नंबर ऑफ इनपुट, जो क्योंकि एल्गोरिदम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ सम सर्टेन इनपुट एंड देयर मस्ट बी एन आउट। अब इनपुट का साइज अगर बढ़ जाए और हम ब्रूट फोर्स लगाने बैठ जाएं तो फिर तो कई साल लगेंगे। यहाँ पे आके फिर हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम चाहिए होता है। और वो एफिशिएंट कैसे पता चलेगा, तू कहेगा मेरे वाला एफिशिएंट है, कहेगा मेरे वाला एफिशिएंट, मैथ दसेगी कि वाला एफिशिएंट।
हम मैथमेटिकल एनालिसिस लगाएंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे भी इसका टाइम ये है, इसका रनिंग टाइम ये है, जिसका रनिंग टाइम सबसे कम होगा वो सबसे, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हाँ, क्या एल्गोरिदम बने हुए हैं, हम एल्गोरिदम ही इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, जब बड़े बड़ी लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, साइंटिफिक लेवल के ऊपर, वहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग होती है कि हमारा डाटा ये होगा और इसमें हम कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम लगाएंगे या कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएंगे। ये हमारा नहीं है कि हम एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एल्गोरिदम को एनालाइज करना है या नहीं करना। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, एल्गोरिदम्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एडवांस्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये बेसिकली आपको एक सिमत देते हैं कि एल्गोरिदम की भी एक दुनिया है, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लोग इसकी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। अगर आप भी डेयर टू बी डिफरेंट तो आप भी किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बेहतर कर दो। आपने देखा कि एक एल्गोरिदम है, उसका रनिंग टाइम 5 सेकंड है, आपने उस एल्गोरिदम, आप चाहते हो वो एल्गोरिदम इम्प्रूव हो जाए, वो 4 सेकंड हो जाए उसका टाइम, कैसे करोगे इम्प्रूव? सारा कुछ उसका पहले पढ़ोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसकी वर्किंग को देखोगे, फिर आप उसमें कोई तब्दीली करोगे, जब तब्दीली करोगे तो फिर कैलकुलेट करोगे। समझ आ रही है ना? ये बात है टाइम काम, यानी एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट यही होती है ना, लोग यही करते नहीं। तो लोगों ने देखा कि सर्चिंग का एल्गोरिदम, मैं दूसरे साइंसदान आया, उसने कहा यार मैं ये टेक्निक लगाता हूँ, जब उसने उस टेक्निक के जरिए किया और वो हो गई, सर्चिंग तो हो ही जानी है, सर्चिंग हो गई है, लेकिन अब उसने देखा कि उसने मैथमेटिकली उससे एनालिसिस किया। बेसिकली एल्गोरिदम ऑफ एनालिसिस के अंदर हमने दो काम करने हैं। पहले हमने एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना है, हमारे सामने एक एल्गोरिदम आएगा, हम उसको पढ़ेंगे ये काम कैसे करता है, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर के बाद ही, दूसरे में नहीं तीसरे में एल्गोरिदम शुरू हो जाने हैं। हमारे सामने आता है मिसाल के तौर पे फिबोनाची सीरीज का एल्गोरिदम, हमारे सामने आता है एक रैबिट वाला एल्गोरिदम है, हमारे सामने में आएगा नैपसैक एल्गोरिदम, जो दुनिया में मशहूर एल्गोरिदम है। हम पढ़ेंगे नैपसैक एल्गोरिदम क्या है, हम सारी उसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा वेरिएबल कितने होते हैं। ये जब सारी साइंस हमारी समझ में आ जाएगी, फिर हम उसके ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस लगाएंगे और वो कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम याद कर लेंगे कि ये इसकी कैलकुलेशंस। समझ आ गई बात? तीसरी चीज जो हम याद करेंगे वो होगा उसका कोड, जिसे हम सूडो कोड कहते हैं। मैं बताता हूँ, वो हम याद करें। ठीक है, अब वो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, उसको हमने कैसे, यानी सवाल जो हमारे पास आने हैं, एल्गोरिदम का सूडो कोड पूछ सकता है, नैपसैक का ये सूडो कोड लिख दो, हमें याद होगा, हम सारा लिख दें। ठीक है, मुश्किल है, याद नहीं होगा, आप कहेंगे भाई याद नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा। ये ना कहो कि याद नहीं होगा, मैं कहता हूँ याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जब आपको सारे स्टेप नैपसैक के पता होंगे, उन स्टेप्स को जब जेन में रख के आप वहां लिखोगे तो आपको याद होगा। आप डायरेक्ट जाके कोड पढ़ते और कोड को रट्टा लगाने की कोशिश करते हो, उसकी कहाँ समझ आनी है आपको? और जब आपको स्टेप्स याद होंगे, अगर आप वो सूडो कोड एग्जैक्टली नहीं भी लिखते तब भी आपका सॉर्ट, क्योंकि सेट ऑफ स्टेप्स को लिखने की कोई बाउंडेड लैंग्वेज नहीं है। समझ आ रही है कि जी आपने सी में लिखना है, आपने जावा में, नहीं नहीं, कोई एक लैंग्वेज है जिस पे सारी दुनिया कंसेंसस है, उसे हम सूडो कोड कहते हैं। ठीक है, और उसमें भी वो फ्लेक्सिबल है। अगर आप एक लफ्ज भूल गए हो कि जी यहाँ पे तो लूप लगनी है, अब आप वहां सिर्फ लूप लिख दो, यहाँ लूप लगा देंगे, इस स्टेप में हम लूप करेंगे जी फलां से लेकर फलां तक, वो भी ठीक है, कोई बंदा उसे गलत नहीं कह सकता कि ये स्टेप आपने गलत लिख दिया है। समझ आ गई? मैथमेटिकल एनालिसिस पहले, सबसे पहले हमारी जो टास्क है, जो अच्छी अप्रोच है कि आपको ना एल्गोरिदम चलाना आना चाहिए। हम चलाना भी देखेंगे, बिल्कुल आसान है, जब समझोगे ना मुश्किल लगेगा ही। कुछ एल्गोरिदम हैं जो थोड़े से टफ हैं, जो एल्गोरिदम हैं ही टफ, बने हुए दुनिया में मुश्किल है। ठीक है ना, उनको हम देखेंगे, अगर हमें हमारी समझ में आया और समझने के लिए क्या होता है, एक दफ़ा करके देखेंगे हाथ से रजिस्टर पे, तो करके देखना है कि हम उनको चला के देखें। हम नैपसैक एल्गोरिदम, मुझे याद आ गया क्या है उसकी एग्जांपल जो सर ने दी थी कि एक चोर है, उसने ये डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स है। ऑप्टिमैलिटी है असल में इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है? ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या होता है जी? एफिशिएंट। एफिशिएंट
कम खर्च में ज़्यादा चीज़ों को उठाना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमैलिटी। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज टू फाइंड एन ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ये लफ्ज़ बार बार आप पढ़ेंगे भी बुक में। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? जो खर्चा कम करे पर एफिशिएंसी ज़्यादा है। बाज़ जगह ऐसी होती है कि हमें आउटपुट चाहिए होती है, हम कीमत नहीं देखते। एक एल्गोरिदम है, वो कहता है जी मैं इसको जनरेट कर दूंगा और कोई है ही नहीं, क्या हम देखेंगे कि यार हम कोई और देखेंगे जिस करते हैं? जितना मर्जी प्रोसेसर चाहिए, जो भी चाहिए, जब उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, इसलिए ऑप्टिमल की तरफ जाते हैं। और ऑप्टिमल क्या है? हमने कहा ये रिसोर्सेज, एक एल्गोरिदम ऐसा है जो कहता है मुझे तुम इतनी रैम दे दो ना, तो मैं ये प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। सुनो जरा, अब उतनी रैम देना ही फिजिबल नहीं है, तो क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है? नहीं, ऑप्टिमैलिटी यही है, रिसोर्सेज कम यूटिलाइज हों और उसके बैलेंस करके उसकी रनिंग टाइम कैलकुलेट हो। वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो है ना, ये हमारे पास होंगे। ठीक है, तो जरा इसी दोबारा आ जाते हैं एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग की तरफ। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम इज एसेंशियल फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अनलाइक ए प्रोग्राम, प्रोग्राम की तरह एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल एंटिटी है, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग मशीन और कंपाइलर। सर्चिंग सी में कर लो, जावा में कर लो, चाहे बेसिक में कर लो, तरीका वही है, लूप चलाएंगे और उसको सर्च करते रहेंगे। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो फिर जाहिर है आप वो वाली सर्चिंग यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप कोई और सर्चिंग यूज़ करोगे। ठीक है, हाँ जी, आप इसको आपने कोशिश तो करनी है सूडो कोड। सूडो कोड बड़े नहीं आते, सूडो कोड को याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। बड़े सूडो कोड नहीं आते, 10-15 सूडो कोड हैं टोटली। 10-15 तो बंदा याद भी कर लेता है यार, रट्टा जिसे हम कहते हैं। अगर समझ के रट्टा लगाएंगे तो रट्टा आसान हो जाएगा। देखो, हमारा मकसद तो इसको पास करना भी तो है ना, ठीक है ना। तो हमने इसको डिज़ाइन तो नहीं करना, हमने तो एनालाइज ही करना है। अगले अगले पेज पे आओ तो क्या लिखा हुआ है? वाई स्टडी एल्गोरिदम डिज़ाइन, देयर आर मैनी facets to good program design. Good algorithm design is one of them. To be really complete algorithm designer, it is important to be aware of programming and machine issues. ये कोर्स आपके सिलेबस में इसलिए है कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एल्गोरिदम डिजाइनिंग का हो तो आपको ये हेल्पफुल करेगा। समझ आ रही है जी? बट बहुत कम लोग होते हैं जो एल्गोरिदम्स के एनालिसिस की तरफ जाते हैं। जो प्रोग्रामर होता है ना, वो सिर्फ अच्छा यूजर होता है बस एल्गोरिदम का। उसे पता होता है ये एल्गोरिदम इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा काम करेगा, वो लगा देगा। कोड एल्गोरिदम का लिखा लिखाया मिल जाता है। हाँ जी, आप गूगल पे जाओ, वहां लिखो जी C++ का ना क्विक सॉर्ट का कोड दे दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाए, मिलता है कि जी? मिल जाता है। उसी तरह उठाओगे अपने प्रोग्राम में लगा दोगे उसको। ये जो सॉर्टिंग है जी, ये जो टाइप्स हैं, ये बेसिकली यही एल्गोरिदम ही है जो सॉर्टिंग की टाइप्स हैं। ये सर बबल सर्च है या जो भी ये आती है, फिर ये आती है। नहीं नहीं, हमने तो समझना है क्विक सॉर्ट कैसे काम करती है, और उसका कोड तो लिखा लिखाया मिल जाता है। नहीं मतलब याद भी होगा मेरे को, तो ठीक है। हाँ, याद भी हो तो ठीक है, बस यही कुछ है, और क्या है। ठीक है जी। अच्छा, ये वो उसने थोड़ा सा बताया हुआ है, 301 आपको आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए जी। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्या होते हैं जी? जब भी आप किसी एल्गोरिदम को बनाते हो, और टाइम और स्पेस और सीपीयू और रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें, इसी वजह से हम नए, यानी एल्गोरिदम को डिज़ाइन क्यों किया जाता है, या नए एल्गोरिदम बन क्यों रहे हैं, या एल्गोरिदम के ऊपर की ऑप्टिमिलिटी पे काम हो क्यों रहा है? वजह ये है कि अभी भी ऐसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं कि जिसको आज का एल्गोरिदम, देखो ना, डीएनए 6 घंटे में हो रहा है, क्या ऐसा एल्गोरिदम नहीं चाहिए कि जो इसको यार क्विकली कर दे? तो लोग लगे होंगे, लोग और एमआईटी के अदारे लगे होंगे कि किसी तरह हम डीएनए, ये कोरोना के बारे में ही देख लो। कोरोना का टेस्ट 48 घंटे में होता था, फिर उसको बनाते बनाते अब को 10 मिनट का या 20 मिनट तक वो पहुंच ही गए हैं ना। जो भी है, मतलब मैं कह रहा हूँ, पहले तो कुछ भी नहीं था ना। जब पहले दिन ये आया है तो इसकी टेस्टिंग के लिए कहते थे मेरा 24 घंटे या 48 घंटे लगते थे। अब
पीछे तो कंप्यूटर ही चलता है इन सारी चीज़ों के, ये ध्यान में रखो। ये जितनी मेडिकल है, जितनी इन्वेस्टिगेशन है, इसके पीछे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स ही हैं, सर्चिंग ही हो रही है सारी, सर्चिंग सॉर्टिंग बहुत बड़ा। और जो आजकल जिस तरह बिग डाटा का दौर आ गया, अब तो डाटा ही इतना ज़्यादा हो गया कि उसको तलाश करना ही मसला बना हुआ है। 1.5 पे आए, 1.6 पे आए, एनालाइजिंग एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ देखने वाली हैं जी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको जनरली बता दिया है। इन क्या जी जी, वो हम आगे अब पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पहले हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं वो चैप्टर नंबर 2 में है। जब वो पढ़ लेंगे, उसमें बेसिक सी मैथ है, वो बेसिक सी मैथ हम सीखेंगे और उसके बाद आगे फिर हम एल्गोरिदम पे चले जाएंगे। फिर एक एक एल्गोरिदम होगा और उसकी एग्जीक्यूशन, उसका सूडो कोड, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस। आप जब वहाँ पे जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है ना। ये अब ये नहीं, इंशाल्लाह मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। अगर ये मुश्किल है तो हम इसको आसान बनाएंगे, ये कोई मसला। इन ऑर्डर टू डिजाइन गुड एल्गोरिदम वी मस्ट फर्स्ट एग्री द क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम को आसान बनाना चाहते हैं, वही बनाना कैसे है, यार्ड स्टिक क्या है। द एम्फेसिस ऑन दिस कोर्स विल बी डिजाइन ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिदम। तो समझ आए, वो सारी बातें मैंने बता दी। एंड हेंस वी विल मेजर एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्स। और रिसोर्सेज क्या हैं, सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, ये दो रिसोर्सेज और इनपुट और आउटपुट, ठीक हो गया। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड मोस्ट रनिंग टाइम एंड मेमोरी, ये दो बड़े रिसोर्सेज हैं। और एल्गोरिदम में यही होता है, टाइम कंप्यूटेशन ऑफ टाइम एंड कंप्यूटेशन ऑफ मेमोरी। इसे दो नामों से कहा जाता है जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। ये लफ्ज इसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन देयर मे बी अदर एलिमेंट्स दैट आर टेकन, जैसे डिस्क एक्सेस कितनी है, डेटाबेस प्रोग्राम, बैंडविड्थ, नेटवर्क, ये भी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें भी जाके अल्टीमेटली अगर नेटवर्क स्लो है तो बढ़ेगा क्या, टाइम, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा 1500 दफा पढ़ा जा रहा है तो आना तो अल्टीमेटली कहाँ पे है, मेमोरी में ही। तो मेजर दो ही हैं, लेकिन ये भी चीजें इसमें मैटर करती हैं। इन प्रैक्टिस देयर आर मैनी इश्यूज दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स, but these include issues such as ease of debugging, final software life cycle and so on। ये मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर जो है ना वो आ सकती हैं, ठीक है। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन में है जी 1 पॉइंट, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम यही है कि हमने इसको इस हिसाब से देखा। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन देखें जरा। अनदर गोल वी विल हैव इन दिस कोर्स इज दैट आवर एनालिसिस विल बी इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ वेरिएशन इन मशीन। यहाँ से सवाल पेपर में अक्सर आ जाता है जी, रैम के बारे में, रैम, ठीक है, रैम दे दें। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ओ भाई देखें मेरी बात सुने, हम एल्गोरिदम के टाइम की बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। या हमने एल्गोरिदम के लिए स्पेस कितनी चाहिए ये कैलकुलेट करनी है। जरा मेरी तरफ देखें, दो किस्म के एनालिसिस होते हैं एल्गोरिदम। एक एनालिसिस वो होता है जो मशीन के बगैर होता है, चला गया इसका क्लिप गिर गया कहीं। अच्छा, एक एनालिसिस तो वो है जो हम पेपर पे कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम तो जब कोड लिखेंगे उसे कंप्यूटर में डालेंगे और कंप्यूटर में डाल के हम उसे इनपुट देंगे, वो चलेगा, वो आउटपुट देगा, तब पता चलेगा ना कितना टाइम लगा। समझ आई बात। ये दो किस्म के एनालिसिस हैं, इसके नाम मेरे जहन से निकल गए हैं। जो पेपर पे होता है उसे भी एक नाम दिया जाता है और जो हम रियल करते हैं इसे भी एक नाम देते हैं, ये इस वक्त मेरे जहन से निकल गए। लेकिन ये दो हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर एनालिसिस किस मशीन को बुनियाद बनाकर करें। जिस बंदे ने ये मशीन बनाई, ये सोचा था, वो बंदा बात कर रहा है जी मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे पास है पीसी पर्सनल, तो हम कैसे कहेंगे। और समझ आई, इसका मतलब क्या है कि एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है ना, ये एक जैसा होना चाहिए। हम ये फर्ज करेंगे कि ये सारे एल्गोरिदम
इस मॉडल पर पूरा उतरते हैं, स्टैंडर्ड नहीं जिसे हम कहते हैं। समझ आ गई बात की? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकंड पैरे में आए, बट इन ऑर्डर टू से एनीथिंग मीनिंगफुल अबाउट आवर एल्गोरिथम, it will be important for us to settle on a mathematical model of computation। अब मशीन तो एक बनाई नहीं जा सकती, हम ना रियाजी का एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जिस तरह रियाजी के बहुत सारे सवाल याद रखो उस वक्त तक सॉल्व ही नहीं होते जब तक हम ये ना लिखें फर्ज करें ये, जब तक हम लेट और सपोज नहीं करते मैथ सॉल्व ही नहीं होती। तो ये एनालिसिस सारा किस पे बेस करेगा? एक मैथमेटिकल मॉडल पे बेस करेगा जिसकी हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे। तो समझ आ रही है बात? तो उस मॉडल का नाम है रैंडम एक्सेस मशीन। मेमोरी नहीं, मशीन, ये ध्यान में रखना। अगर CS 502 में सवाल आता है ना व्हाट इज रैम, तो वो वाली रैम नहीं लिखनी जो CS 101 में लिखता है। RAM is a mathematical model of computation that is used for analysis of algorithm. It stands for random access machine और इसकी characteristics क्या है? RAM is an idealized machine which with एक ऐसी मशीन जिसमें मेमोरी कितनी है? इनफिनिट। 2 GB 4 GB नहीं है, इनफिनिट है। तखय्युल कर रहे हैं ना, मॉडल सेट कर रहे हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली नहीं रन होती बल्कि पहली और उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी, यानी देयर इज नो पैरेललिज्म and each instruction involves performing some basic operations on two values in the memory machine, that is plus minus। एक इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जब आपका ऑपरेशन प्लस माइनस होगा तो इसका मतलब है कि ये एक होगा एंड इट विल टेक 1 यूनिट टाइम, एंड इट विल टेक। तो ये आइडियल रैम की तारीफ मुझे याद है, जब मैंने पेपर दिया था तो रैम आया था सवाल, डिस्क्राइब रैम मिड में आया था। तो मैंने फिर ये लिखा था कि जी रैम एक आइडियल मशीन है, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस है। इसमें क्या है जी? इसके अंदर ना जी मेमोरी इसकी कितनी है जी? अनलिमिटेड। स्पीड इसकी कितनी है? ये एक ऑपरेशन 1 यूनिट टाइम में करती है। अब यूनिट टाइम लिखा है, सेकंड मिनट नहीं लिखे बस, ठीक है। अब यूनिट टाइम क्या है जी? जाहिर है कोई सुपर कंप्यूटर होगा तो उसका यूनिट टाइम अपना होगा, जब माइक्रो पे आएगा तो उसका अपना होगा। यूनिट टाइम इसका है और ये एक ऑपरेशन करती है, मसलन जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सबको करने में ये एक जैसा ही टाइम लेती है और वो टाइम है यूनिट टाइम। समझ आ रही है? मसलन हाँ हाँ उतना ही लेगा। ये आइडियलाइज कर, जब तक हम ये आइडियलाइज नहीं करेंगे तो हम एनालिसिस कैसे कर सकेंगे? ठीक है। मसलन उसने कहा जी कि एक एरे है 10 एलिमेंट्स की, उसको एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लेगा जी? 10 यूनिट, क्योंकि 10 दफा उसने जाना है, रीड करना है ना। अब वो हालांकि ये तो डिफर करता है, प्रोसेसर पे मैटर करता है। चंगा कंप्यूटर होएगा तो 100 जल्दी रीड करेगा, अगर माड़ा होएगा तो जरा देर न करेगा। लेकिन यहाँ पे हम यूनिट टाइम, और उसका नाम क्या है? द सेम कांस्टेंट टाइम टू एग्जीक्यूट। वो A10 के लिए सेम ही लेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। समझ आई बात की? अब नीचे उसने क्या लिखा कि दिस मॉडल सीम्स टू गुड फॉर द जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ। अच्छा, इसमें एक लफ्ज है पैरेललिज्म, ये बड़ा अहम है। ये CS 501 का है, ठीक है। पैरेललिज्म क्या है जी? अब अगर आपका एक CPU एक इंस्ट्रक्शन चलाता है और दूसरी नहीं चलाता साथ ही, जिस तरह आजकल तो कोर का ज़माना आ गया ना, कोर में क्या होता है कि एक वक्त में एक CPU एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को भी पैरेलल रन कर लेता है, बट दैट इज़ नॉट अलाउड इन रैम। ये जो कंप्यूटेशनल मेथड है, ये एक यूनिट टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन चलाएगा। यानी इसको जो हमने सेट कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड, इसमें मल्टी कोर या मल्टी या प्रोसेसिंग वाले को हम इसको जो है ना वो रूल आउट नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो इस मॉडल के बारे में आपने मजीद जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने यहाँ तक पढ़ लेनी है। समझ आई बात की या नहीं? ठीक है जी।